अच्छा जी, गैलेक्सी रॉक। हेलो हेलो, अनम्यूट हेलो करो भाई। खालिद जी, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? क्या बात या करेंगे? ये आपका जो रिलेवेंट टॉपिक है अबाउट एनी सुपर सुपर बीइंग और व्हाटएवर यू कॉल इट गॉड, इसके हवाले से मैं पूछना चाह रहा था। जी जी, पूछें। पहले आप मुझे ये बताइए, मतलब मैं थोड़े से मेरे जहन में काफ़ी बातें हैं, मतलब आई एम अबाउट 70 इयर्स ऑफ एज, बहुत अरसे से मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ। जब हम थीइस्ट कहते हैं तो उससे हमारी क्या मुराद होती है? मतलब ये तो एक सिंपल सी बात है। अब आप मुझसे क्या इसकी कोई नई डेफिनेशन लेना चाह रहे हैं? नहीं, मतलब मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ, इसलिए मैं मतलब समझना चाह रहा हूँ कि आम तसव्वुर जो थीइस्ट का है, यानी थी यानी कोई एक ऐसी बीइंग, और उसको मानने वाला जो है वो थीइस्ट हुआ, यही मतलब हुआ ना, हाँ जी, राइट? अच्छा, इसकी जिद जो है वो अथियस्ट हो गया, राइट? एथियस्ट वो हुआ जो कि थीइज्म में नहीं बिलीव करता। मतलब इसकी अपोजिट हो गया ना, जो उसको बिलीव नहीं करता। तो मेरा सवाल ये है कि जो यानी जो एक सुपर बीइंग है, मतलब जिसे आप डिवाइन बीइंग कहते हैं, इससे यानी हम इस बीइंग को समझने के लिए ये सारी मज़ाहिब और ये सब होते हैं जो कि उस बीइंग को अपने अपनी तरफ से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन हम्म जो चीज़ मेरे ज़हन में आती है वो ये कि हम लोग एक यानी हम जो हैं वो एक इंसान हैं और हम सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में और इस कायनात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो कायनात है, ये हमसे बहुत बड़ी है और हम इस कायनात का एक हम्म हिस्सा हैं। यानी इस कायनात में हम एक हिस्सा हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सारी कायनात हम हैं, बल्कि हम खुद इसका एक पार्ट हैं, और डेफ़िनेटली इस हवाले से हम लिमिटेड हैं। तो ये कायनात अनलिमिटेड है, मतलब ये कॉन्सेप्ट कि ये कायनात कोई लिमिटेड हो सकती है, इसकी कोई एंड हो सकता है, ये एक डाइजेस्टिबल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कायनात अनलिमिटेड है, हमारा ज़हन ऐसे मानता है कि हम ये समझते हैं कि कायनात अनलिमिटेड है। तो बीइंग ए लिमिटेड बीइंग, मतलब एक बीइंग जो लिमिटेड है, वो एक अनलिमिटेड बीइंग को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकती। क्या क्या आप इससे मुत्तफ़िक़ हैं? नहीं, ये तो बड़ा लोडेड क्वेश्चन है। और दूसरी बात ये है, मैं सिंपल सी आपसे ये बात करता हूँ कि मुझे इस बात का प्रूफ चाहिए कि यूनिवर्स अनलिमिटेड है। नहीं, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें क्योंकि कि आप यूनिवर्स जब लिमिटेड नहीं है, तो फिर आप उसे कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं, मैं क्यों यानी मानूं कि यूनिवर्स लिमिटेड है या यूनिवर्स अनलिमिटेड है? मुझे जब तक प्रूफ नहीं मिलेगा मैं तब तक नहीं मानता दोनों बातों को। नहीं, मतलब कहने हैं कि अगर हम लॉजिकल सोचेंगे यूनिवर्स, मैं कहता हूँ अगर हम ये आर्गुमेंट लेके चलें कि यूनिवर्स लिमिटेड है, तो हाइपोथेटिकल फिर आर्ग्यूमेंट के ऊपर बात करनी है या रियल आर्ग्यूमेंट के ऊपर बात करनी है? नहीं, मतलब अगर आप उसको फिज़िकल फिनोमेना में देखें कि यूनिवर्स लिमिटेड है, तो नहीं, फिर सवाल अगर पैदा होता है कि फिजिकल उसके फिनोमेना में आगे क्या? हम देखें तो हमें नहीं पता कि यूनिवर्स इन्फिनिट है या यूनिवर्स फाइनाइट है। तो अगर हम ये मान लें कि ये लिमिटेड है, तो फिर इसके बाद क्या है? ये एक सवाल पैदा हाइपोथेटिकल होता है बात ज़हन में। होगी। हाइपोथेटिकल बात होगी। मतलब आप इसको जो भी नाम दे लें, मतलब कहने का ये कि ये तसव्वुर कि ये कायनात लिमिटेड है, ये हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। क्योंकि फिर सवाल पैदा होता है कि फिर व्हाट इज़ नेक्स्ट? क्या कोई दूसरी यूनिवर्स मसला है? ये है कि जब बात ही बेसिस बेसिस हाइपोथेटिकल है तो आप उससे रियल कंक्लूजन क्यों ड्रॉ करना चाह रहे हैं? हाइपोथेटिकल बेसिस की बेस पे हाइपोथेटिकल कंक्लूजन निकलेगा। मान सकते हैं बात या नहीं मान सकते? हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको उस फिर आप तरह भी मुझे ये लेके बात चलें, बताएं कि आप जो हैं, आप फिर ये मान लेंगे जो फेथ है वो एट बेस्ट हाइपोथेसिस हो सकता है, और नहीं मैं हाइपोथेसिस के फेथ की ऊपर तो मानने की नहीं, जरूरत जो है किसी को भी नहीं होती। नहीं, मैं फेथ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो हम मतलब मैं फेथ की बिल्कुल यहाँ बात नहीं कर रहा, ना मैं किसी डिवाइन बीइंग की बात कर रहा हूँ, मैं ना मैं एग्जैक्टली किसी समझ रहा हूं कि आप क्या हाँ, बात कर रहे हैं। हाँ, आप मैं इन ये कह चीज़ों की रहे हैं बात नहीं कर रहा। क्योंकि यूनिवर्स इन्फिनिट हो सकता है, इसलिए हमारा ब्रेन क्योंकि फाइनाइट है तो हम ये फाइंड नहीं कर सकते, हम उसके बारे में कैसे कंक्लूजन निकाल सकते हैं? बात यह है राइट। कि हमारे पास कोई बेसिक
इस बारे में कोई एविडेंस नहीं है कि यूनिवर्स फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ये एक चीज ऐसी है कि जो कि अननोन है, अननोन की बेस के ऊपर कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ नोन बातों पर निकाले जाते हैं। अगर हम बात करें लॉजिक की, और हम अगर हम जो है वो आर्ग्यूमेंट्स की बात करें जो कि लॉजिक की बेस पे बिल्ड किए जाते हैं, तो हर आर्ग्यूमेंट का जो बेसिस होता है वो एक ट्रूथ के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, ट्रूथ अगर यूनिवर्सल ट्रूथ बल्कि उनके ऊपर रखा जाता है। तो जिस बात को आप एक यूनिवर्सल ट्रूथ के तौर पे एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, उसकी बेस के ऊपर आप आर्ग्यूमेंट अगर बनाते हैं तो बेसिकली वो आर्ग्यूमेंट अपनी बेस में ही फ्लॉड है। इसलिए जो आप जितनी भी बहस आप कर रहे हैं उसकी बेस के ऊपर ये कंक्लूजन निकालना कि गॉड है या नहीं है, इस आर्ग्यूमेंटेशन के थ्रू नहीं निकल सकता। तो आप इसको कैसे आर्ग्यूमेंट की समझते हैं? बेसिस गलत है। अच्छा, मैं अगर यही सवाल आपसे पूछूं कि आप इस बारे में, यूनिवर्स के बारे में आपका क्या कॉन्सेप्ट है? मेरा तो वो कॉन्सेप्ट है जो यूनिवर्स के बारे में फाइंड हो सकता है। अगर तो ये फाइंड हो सकता है कि यूनिवर्स इन्फिनिट है इन स्पेस एंड इन टाइम, तो ठीक है, मैं मान लूंगा। अगर नहीं हो सकता तो मैं नहीं मानूंगा। अच्छा, अगर आप ये मतलब, चूंकि हम ना इसको यस कह सकते हैं ना नो कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी कोई एविडेंस नहीं, तो हम इसको अज्यूम करके चलते हैं फॉर द सेक ऑफ डिबेट। तो हम अज्यूम क्यों करें, मुझे ये बताएं नहीं ना। मतलब हम चीजों को अज्यूम करके ही तो आगे चलते हैं ना, वरना मसला हम ये है कि तो आई एम मैं ये समझता हूं कि नॉलेज, जो ट्रू नॉलेज है ना, वो हमेशा अपनी लिमिटेशंस के ऊपर और अपनी इग्नोरेंस के ऊपर जो है ना उसको पता होता है, और वो कंटेंट होता है, वो अजम्पशन उसके बाद बना के कंक्लूजन निकालने में इंटरेस्टेड नहीं होता। तो ट्रू नॉलेज जो है ना वो ये कहता है कि जिस बात का हमें नहीं पता, हम ये बात मान लें कि हमें ये नहीं पता, और हम तब तक उस बात की बेस के ऊपर कोई फर्दर अजम्पशन ना बनाएं और ना उस अजम्पशन को फोर्स करने की कोशिश करें जब तक हमें आंसर नहीं मिलता। सिंपल सी बात है। मैं इस तो बात पे खुश हूं, मुझे कोई मसला नहीं है यूनिवर्स इन्फिनिट है या नहीं, आई डोंट केयर। क्यों? अगर नहीं देखिए, फाइनाइट होगा तो हमें पता चल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं पता चलेगा। और मेरी जात पे आज क्या फर्क पड़ रहा है कि यूनिवर्स फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। मैं इस लिहाज से सोच रहा हूँ कि जो ये मजहबी लोग होते हैं, जब वो मजहब की बात करते हैं, तो वो जब किसी एक डिवाइन बीइंग की बात करते हैं, तो वो वहां पर यानी ये मान के चलते हैं कि ये पूरी कायनात उसने पैदा की है और वो इस कायनात से अलग है, यानी ये कायनात उसकी एक प्रोडक्शन है और वो इस कायनात से बाहर है, कोई चीज है। तो अगर ये कायनात अनलिमिटेड है, यानी अगर हम उनके आर्ग्यूमेंट के हिसाब से चलें जो कि मजहबी लोग कहते हैं, तो अगर हम उनके हिसाब से चलें तो वो कायनात जो है वो अगर अनलिमिटेड है, तो वो खुदा जो है जिसका वो बीइंग तस्वर देते हैं कि वो कोई उसका क्रिएटर है, तो एक अनलिमिटेड चीज को कैसे, यानी वो अपनी जात में वो कैसे क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो जो चीज क्रिएट की जा रही है वो तो अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड चीज को ये इनका जो खुदा है वो, यानी जो भी, मैं किसी एक मजहब की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, उसको वो किस तरह से ग्रैस्प करते हैं कि अनलिमिटेड चीज पैदा हो रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, देखें, तो जब मजहब की उसको वो बात आ कैसे जाती है तो पैदा करेंगे? लॉजिक फिलॉसफी साइंस, वो किसी, आप समझते हैं कि वो किसी भी एक चीज को मानते हैं? वो किसी को भी नहीं मानते हैं, वो सिर्फ अपने मजहब को मानते हैं। और उसकी जो भी मिथोलॉजी जैसे भी स्टैब्लिश की जाती है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है। ये बात मैं सोच सकता हूँ, या और जो लोग नहीं मानते ऐसी फेक चीजों को, वो सोच सकते हैं कि ये कैसे हुआ। जैसे अभी आपने एक और अभी बात की कि यूनिवर्स से बाहर। भाई यूनिवर्स का कोई बाहर है? हमारे पास इस बात का कोई सबूत है? यहाँ तो हमें पता हो ना कि इस यूनिवर्स के बाहर भी कोई एग्जिस्टेंस है, या यूनिवर्स का एग्जैक्टली, वाकई बाहर को का तो आउटसाइड भी मतलब है। ही यही होता है, बाहर का तो मतलब ही होता है कि ये खत्म हो गई, अब इसके बाहर कोई चीज है, चले, यानी वो यही तो एक मतलब हुआ ना अलग बाहर बात का। है ना, मगर मैं आपसे जो बात कर रहा हूं उस बात को समझने की कोशिश करें। नहीं, आई एम जो विद यू, सबसे मतलब पहली मैं बात है, मैं आप ही की नहीं यानी नहीं, बात। मगर मैं आपको जो बात, आप बात को आगे लेके जा रहे हैं, मैं उसको बुनियाद पे पकड़ रहा हूं। बुनियाद क्या है? बुनियाद ये है कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि यूनिवर्स क्योंकि इनफाइनाइट है तो फलां फलां अजम्पशन बनाई जा सकती है, तो हम उससे पहले ये पूछेंगे कि आपके पास क्या एविडेंस है कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है। ठीक है, वो हमें वो एक पुराना ग्रीक
बता सकता है, ग्रीक आर्ग्यूमेंट बता सकता है, और वो कह सकता है कि इस आर्ग्यूमेंट की बेस पे यूनिवर्स इनफाइनाइट होगा, जो कि आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि जी आप यूनिवर्स के एंड पे एक दीवार पे पहुंचे और इस दीवार से आप तीर छोड़ें, अगर वो तीर आगे जाता जा रहा है तो इसका मतलब है उसके पीछे भी यूनिवर्स है। फिर आप चलते जाएं और एक और दीवार पे आप पहुंच जाएंगे, वहां से तीर फायर करें, और अगर आप हमेशा ऐसा ही करते रहेंगे तो क्या होगा कि हमें पता लग जाएगा कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है जब भी आप लिमिट पे पहुंचेंगे। मगर मसला यह है कि आर्ग्यूमेंट, आज आर्ग्यूमेंटेशन के थ्रू दुनिया की हर नई चीज, हम बहुत सारे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और चीजें डिस्कस कर सकते हैं जो कि आर्ग्यूमेंटेशन के थ्रू हमें लॉजिक में बिल्कुल सच्ची साबित नजर आएंगी। मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज हमारे सामने यह है कि साइंस ये बात साबित कर चुकी है कि लॉजिक इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म कैन बी रॉन्ग। साइंस ये बात 100% साबित कर चुकी है जी कि फ्लॉलेस परफेक्ट लॉजिक इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज रॉन्ग। कैसे? जैसे जो क्लासिकल ग्रीक फिलॉसफी थी, जो लॉजिक थी, वो ये कहती थी कि सुक्रेट्स जो है वो प्लूटो नहीं हो सकता, प्लूटो सोक्रेटिस नहीं हो सकता। मगर हम आज ये जानते हैं कि एक पार्टिकल एक ही टाइम में पार्टिकल भी है और वेव भी है, ठीक है, डुअल नेचर है उसकी। फिर एक और बात है, वो ये कहते हैं कि जी एक ही पार्टिकल जो है वो, अगर सोक्रेटिस है तो वो एक पॉइंट पे एक जगह पे होगा, दूसरी जगह वो नहीं हो सकता। मगर हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम के शेल में मौजूद होता है, वैलेंस शेल में या किसी भी और शेल के अंदर मौजूद होता है, तो एक ही वक्त में मल्टीपल जगहों पे एग्जिस्ट करता है। उसे फाइंड करें तो पॉइंट ए पे भी होता है और पॉइंट बी पे भी होता है, वही है एक ही इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे हो गया कि वो एक ही वक्त में एक से ज्यादा जगहों पे हमें मिल रहा है? तो इसका मतलब ये है कि असल में जो कन्वेंशनल लॉजिक है वो साइंस के सामने वो भी फेल होती है। और साइंस क्या है, जब वो ऑब्जर्व करती है किसी चीज को, जब उसे किसी बात का एविडेंस मिलता है तो तभी उसे सच्चा माना जा सकता है। तो इसलिए अगर हम ये मान भी लें कि यूनिवर्स किसी लॉजिक के तहत इन्फिनिट है, तो जब तक हमें इस बात का एविडेंस नहीं मिलेगा हम रियलिटी के रेल्म में उस बात को मान नहीं सकते असल में। तो और हम ये जानते हैं कि जो रियलिटीज हैं जी वो लॉजिक को सुपरसीड करती हैं। असल में रियलिटी जो है ना वो लॉजिक की मोहताज नहीं है। और लॉजिक जब भी हम कोई ऐसी रियलिटी डिस्कवर करते हैं जो कि लॉजिक के खिलाफ है तो हमें अपनी लॉजिक बदलनी पड़ती है। इसी चीज का नाम साइंस है। कैसे? कि साइंस तो ये समझती थी कि एक पार्टिकल एक टाइम में एक ही जगह पे हो सकता है, दूसरी जगह नहीं हो सकता। मगर जब क्वांटम फिजिक्स में हमें पता चल गया कि एक पार्टिकल एक वक्त में एक से ज्यादा जगहों पे हो सकता है, तो हमने एक नया नए प्रिंसिपल्स इजाद किए क्वांटम मैकेनिक्स के, जिनको आप ये कह सकते हैं कि वो क्वांटम मैकेनिक्स की नई लॉजिक है। मगर अब प्रॉब्लम ये है कि जो कन्वेंशनल लॉजिक है वो उस पर अप्लाई नहीं होती। क्वांटम रेल्म में किसी भी किस्म की कन्वेंशनल लॉजिक अप्लाई नहीं हो रही। इसलिए जितनी भी बातें हम जो समझते हैं कि लॉजिकली एब्सोल्यूट ट्रूथ्स हैं, वो उनके ऊपर भी एम्फोसाइज करके या उनके ऊपर ये क्लेम कर देना कि ये बिल्कुल रियल है, ट्रूथ है, वो भी बहुत से सेंसेस में नहीं है। तो इसलिए जब तक कोई बात साइंस के थ्रू साबित नहीं होती तब तक उस बात के ऊपर कयास तो किया जा सकता है, हाइपोथेटिकल तो समझा जा सकता है, मगर रियल या यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं समझा जा सकता। वो साइंस ही कंफर्म कर सकती है। और जो चीज साइंस एज ए यूनिवर्सल ट्रूथ या रियल के तौर पे कंफर्म नहीं करती उसको हम मान नहीं सकते। हाँ, फिर आगे ये बहस आ जाएगी कि अगर साइंस की ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी शुरू में इतनी जबरदस्त ना हुई और चंद साल बाद पता लगा वही बात जिसे पहले ठीक समझ रहे थे वो बाद में गलत है, तो मसला यह है कि हाँ एक नया ये ऑब्जर्वेशन बात तो आता है याद रखिए कि ट्रूथ हमेशा इज सब्जेक्ट टू द कैपेसिटी, या सब्जेक्टिव फिर हाँ सब सब्जेक्टिव उस हिसाब से होता है कि जो ऑब्जर्वेशन के अंडर होता है। अगर आप ऑब्जर्व करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते तो तब आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास ऑब्जर्व करने की कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। मगर आप ये नहीं कह सकते कि फलां बात अब इस जो ऑब्जर्वेशन के खिलाफ है वो ठीक हो सकती है। तो साइंस का सारा मसला ये है। तो इसका मतलब ये हो कि जो लॉजिक है, जैसे कि आप ने कहा कि जो लॉजिक है वो बेसिकली चीज़ों को समझने का हमारा अंदाज है, यानी वो हमारी दानिश में एक रियलिटी है इटसेल्फ, हम उसको यूनिवर्सल रियलिटी नहीं कह सकते, वो सिर्फ हमारा समझना है कि ये चीज़ ऐसे ही है।
नहीं, मगर जैसे हम ये समझ रहे हैं। इसको हम बिल्कुल फिलॉसफी के रेल्म में भी नहीं लेके जाएंगे, फिर वो वहां पे ऐसी फिलॉसफी भी आ जाती है, वो क्या उस फिलॉसफी का नाम था, जो ये कहते थे कि जो कुछ दिमाग हम खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं और कानों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सिर्फ उस पर एतबार किया जा सकता है। अब बात को वहां तक भी नहीं लेके जाएंगे। हाँ, हमें ये बात याद रखें, एक जुमला है जो कि सारी बातों को सम अप कर देता है। वो क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। सिंपल सी बात है। क्यों? जो चीज तो एक नॉर्मल बात है ना, जो कि हमारी आंखों के सामने रोज होती है, उसको मानने के लिए मुझे कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक सिंपल सी बात है कि यार मैं आज 1 किलोमीटर चल के आया हूं, ये कोई ऐसी इलॉजिकल बात नहीं है, इसके ऊपर यकीन करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मगर कोई अगर एक शख्स मुझे ये कहे कि मैं आज मैं 1 लाख किलोमीटर उड़ के आया हूं, तो अब ये बात जो है, ये बिल्कुल जो एक कायनात में हमें अपने आसपास रियलिटी नजर आ रही है उसके टोटली खिलाफ है। हाँ, जो इस मेरा चीज के लिए उस कॉन्सेप्ट है बंदे को उससे एविडेंस देना पड़ेगा। ठीक है? एग्जैक्टली। तो रियलिटी जो है ना, रियलिटी की ऑब्जर्वेशन एक तो सिंपल सी है, वो ऑब्जर्वेशन जो कि मतलब वो रोज की होती है। ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मतलब एक चीज ऐसी है कि जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी है, जो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम ही नहीं है, उस क्लेम के लिए कोई एविडेंस देने की जरूरत भी नहीं है, आप उसे आराम से मान लेंगे। मगर अगर कोई क्लेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो फिर उसके लिए हमें एविडेंस देना पड़ेगा, और एविडेंस जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं मानेंगे। अगर कोई शख्स ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम ही है कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है। हाँ, हमें क्योंकि हमने देखा ही नहीं है कभी, हमें अभी इसकी पहली ऑब्जर्वेशन ही नहीं हुई कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है या यूनिवर्स फाइनाइट है। इन दोनों बातों की पहली ऑब्जर्वेशन आज तक हमें हुई नहीं है, इसलिए हम अच्छा, हक पे जाना में ये ये एविडेंस बताइए मानने कि में कि हमें दिया जाए एविडेंस। राइट, ये बताएं कि फिर ये किस बेस पर लोग मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट फिर किस बेस पे लेके आते हैं? वो हाइपोथेसिस है, वो कौन सा रियलिटी है? रियलिटी तो वो मतलब तब साबित होगी जब उसका कोई एविडेंस देगा। वो जिस तरह से आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं जो कि उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, वो इस तरह प्रेजेंट की जाती है कि गोया वो किसी एक यानी उसकी एक साइंटिफिक थ्योरी पेश की जाती है, यानी वो थ्योरी के सेंस में ली जाने, जो थ्योरी तो इज द लास्ट वर्ड इन साइंस, लेकिन वो उस सेंस नहीं, में ली जाती है कि मल्टीवर्स जो गोया है वो एक हाइपोथेसिस है, वो थ्योरी नहीं है। हाँ नहीं, वो थ्योरी एग्जैक्ट नहीं है, दैट्स करेक्ट, लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि जो एम्फेसिस उस पर दिया जाता है कि एज इफ इट इज लाइक ए थ्योरी, मतलब यानी मगर इतने अच्छे, साइंसदान जब मैं अच्छे हाइपोथेटिकल पढ़े लिखे, बातें कर रहे हो, हाइपोथेटिकल बातें जब वो कर रहे होते हैं, दे डोंट एक्सपेक्ट कि आप उस बात को सच मानेंगे। वो बल्कि हाइपोथेटिकल बातों के साइंसदान हाइपोथेटिकल बातें भी इसलिए नहीं करते कि वो अपना खुदा साबित करना चाहते हैं या वो कोई ऐसी बात जिस पे वो ईमान रखते हैं वो साबित करना चाहते हैं। आमतौर पे दुनिया की हर साइंटिफिक थ्योरी पहले हाइपोथेसिस के तौर पे ही शुरू होती है, फिर उस हाइपोथेसिस के अंदर से कुछ ऐसे की पॉइंट्स निकाले जाते हैं जिनको रियलिटी के अगेंस्ट टेस्ट किया जा सकता है। हाइपोथेसिस को बार बार डिस्कस साइंसदान के करने का मकसद उस पर ईमान पक्का करना नहीं होता, उसमें से ऐसी चीजें निकालना होता है जो कि टेस्टेबल हों। और साइंटिफिक हाइपोथेसिस भी उसको ही माना जा सकता है जो किसी पॉइंट पे जाके टेस्टेबिलिटी के कोई ऐसी बातें बताए जिनको टेस्ट करके चेक किया जा सके कि ये सच है कि नहीं। और हाइपोथेसिस को डिस्कस करते 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 वो असल में ये सब बीच में से कोई ऐसा नुक्ता निकालना चाहते हैं जिसको वो जाके रियलिटी के अगेंस्ट टेस्ट कर लें, और जब वो उस रियलिटी के अगेंस्ट टेस्ट कर लेते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि हाइपोथेसिस गलत है कि सही। अगर उन्हें पता लग जाए कि गलत है तो वो उसको टोटली अबैंडन भी कर सकते हैं, या फिर इवन के एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू उसमें कोई नया एंगल आ सकता है। हाइपोथेटिकल बातों को भी बदला जाता है, एक के बाद एक बदली बदली बदली, आखिर पे वो फिर किसी ऐसी फॉर्म में उसको ले ही आते हैं जहां पे वो टेस्टेबल हो सकती है और रियल बात पता लग सकती है। और हाइपोथेसिस में इवन के ऐसी बातें भी होती हैं, मेक और ब्रेक मूवमेंट्स भी हाइपोथेसिस की होती हैं। जैसे आइंस्टाइन की हाइपोथेसिस थी, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, आर्थर एडिंगटन ने 1918 था कि 1923 था जब वो साउथ अफ्रीका गया और उसने जाके सोलर इक्लिप्स के अंदर सूरज के पीछे वाले सितारे ऑब्जर्व किए। वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, जनरल रिलेटिविटी की मेक और ब्रेक मूवमेंट थी, तो वहां वो मेक हो गई, वो ब्रेक नहीं हुई। मगर अब एक और मेक और ब्रेक मूवमेंट किसकी थी? जैसे कि वो जो उस थ्योरी थी यार, वो क्या थी उसकी, मेरे जहन से निकल गया है उस बंदे का नाम,
वो जो इटर्नल यूनिवर्स वाली थ्योरी थी, मुझे उसका नाम भूल गया जहन से। तो वो थ्योरी जो थी उसका मेक और ब्रेक मूवमेंट जो है वो 1925 में जब एडविन हबल ने अपनी जो सारी की सारी रिसर्च थी वो सामने पेश की, तो उस टाइम पे उसका भी मेक और ब्रेक मूवमेंट था और वो ब्रेक हो गई। ठीक है, तो इटर्नल कॉस्मोस खत्म हो गया, बिग बैंग उस टाइम पे कंफर्म हो गया। ठीक है, तो हर एक थ्योरी की मेक और ब्रेक मूवमेंट होती है, मेक और ब्रेक ऑब्जर्वेशन या टेस्टिंग होती है। ठीक है, और उसकी बेस पे ये बात होती है कि अब ये ठीक है कि नहीं। अब जैसे आज तक, हाँ, स्टेडी स्टेट यूनिवर्स की जो थ्योरी थी ना, वो वाली, तो जी वो ब्रेक हो गई उस टाइम पे। अब एक सिंपल सी बात है, मोमिन जो है या हमारे जितने भी थियस्ट लोग हैं आज तक, वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के लिए ब्रेक मूवमेंट ला ही नहीं पा रहे। ठीक है, और हर तरफ से हम इतना एविडेंस इकट्ठा कर पा रहे हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का कि हर तरफ से वो सच्ची साबित हो रही है। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि असल में मजहबी दिमाग में और एक नॉन बिलीवर दिमाग में एक फर्क है। बेसिकली एक रिलीजियस आदमी जो है ना, वो उसे यह नजर भी आ रहा होता है कि इस बात का हमारे पास नॉलेज नहीं है, ये बात हम किसी भी तरीके से कंफर्म नहीं कर सकते, मगर वो उस पर हालांकि भी ईमान रखता है। आप क्या ये नहीं देखते कि जो ये मतलब ये गॉड से हटकर एक कॉन्सेप्ट की बात करूं, चूंकि अभी आपसे बात ये टॉपिक निकल रहा है इवोल्यूशन का, तो जो एवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, मतलब जो डिवाइन बीइंग के तस्वर के हिसाब से जो एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, मैं देखिए इंटेंशनली मैं किसी मजहब का नाम नहीं लेता, मैं सिर्फ उसको डिवाइन बीइंग कहता हूँ। तो वो डिवाइन बीइंग के हिसाब से जब एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट ये लोग जब जो उसको क्लेम करते हैं, जब उसकी बात करते हैं, तो ये भी उसको एक यानी कहना चाहिए कि स्पेशी के अंदर तो वो इवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, इंटर स्पेशी को वो डिनाई कर रहे होते हैं, तो यानी इवोल्यूशन को वो खुद मान रहे हैं कि वो है। तो ये इस बारे में यानी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, जिसके अंदर मैंने एक दोस्त आया, एक और भाई आया था, उसको मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था माइक्रो वर्सेस मैक्रो एवोल्यूशन। ये आप जाके चैनल के ऊपर आपसे सर्च करेंगे, आपको आराम से मिल जाएगी। ठीक है, जी और आपको ये मिल जाएगा मैक्रो वर्सेस, मैंने यहाँ पे बना के डाली हुई है पूरी वीडियो, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो एवोल्यूशन को 3000 लोग अभी तक उसको देख चुके हैं। तो आप जी क्या जी कर सकते हैं, ये इस वीडियो को जाके आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं ये सारा कुछ ऑलरेडी बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं अब इसकी अंदर दोबारा नहीं जाऊंगा। ठीक है, देख लें, ये आधे घंटे की वीडियो है। ठीक है, ये आधे जी घंटे की वीडियो है जिसे आप जाके देख सकते हैं, माइक्रो एवोल्यूशन वर्सेस मैक्रो एवोल्यूशन। इसको आप देखिएगा, इसके अंदर आपको इस बात के सारे जवाब मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलें अच्छा, फिर। ठीक है, मैं अब आगे चलूं फिर। थोड़ी सी मैं बात और कर सकता हूँ? हाँ जी, करें। कोई क्वेश्चन आपका और है? हाँ नहीं, मुझे सिर्फ ये एक बात थी कि ये जो बेसिक टॉपिक था जिसको जो आपने जो आपकी हेडलाइन है कि इज गॉड ट्रूली वन, इज अल्लाह ट्रूली वन, तो अगर हम इस पर बात करें कि जो डिवाइन बीइंग है, ये जब कोई मैंने रिलीजियस कॉन्सेप्ट में जब कोई डिवाइन बीइंग की बात करता है, तो वो या तो वन की बात करता है या मोर देन वन की बात करता है। तो मेरे ज़हन में सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वन या मोर देन वन है, ये कौन-सा चीज़ है? मतलब ये कौन-सा कॉन्सेप्ट है कि वो एक है कि दो है? ये एक या एक से ज़्यादा का तो हमारा समझना होता है चीज़ों को। इसमें वो जो बीइंग है, जब हम उसको डिवाइन मान रहे हैं, तो फिर 1 और 2 का क्या मतलब है? यानी 1 या मोर देन 1 से इन लोगों की क्या मुराद होती है? यानी वहाँ गिनती कहाँ से आ गई? ये मैं नहीं ये समझ तो पाता। देखें, ये तो एक बहुत ही रिलीजियस पैराडाइम का क्वेश्चन है कि वन है या वन से ज्यादा है। ठीक है, मैं तो असल में ये इस तरह के नहीं, इवन टॉपिक्स 1 इसलिए क्यों रखता हूँ है? कि मतलब ये जो 1 का जो वर्ड है ना 1, यानी एक, ये एक क्या चीज़ होती है? ये तो हमारा समझना है ना 1। ये 1 या 2 जो गिनती है, ये क्या चीज़ है? यानी 1 और 2 हमारा समझना है। कायनात में तो कोई भी चीज़ 2 नहीं है, हर चीज़ 1 है। यानी उसका एक वजूद है और एक दूसरी चीज़ है उसका एक, तो हर चीज़ 1 है। ये 2 खुदा या 2 से ज़्यादा खुदा, ये कौन-सा कॉन्सेप्ट है जो ये डिवाइन बीइंग वाले लोग प्रमोट करने की कोशिश करते हैं? ये मैं समझ नहीं पाया हूँ आज तक।
चलें, ये अब आप एक कैसे अलग देखते लंबी हैं? बहस है, मगर मसला सिंपल सा है। अब और भी कॉलर्स हैं, मैंने उनसे भी बात करनी है, मगर मैं आपको सिंपल सी बात कर देता हूँ, पहले भी मैं करने लगा था, कि ये एक टोटली रिलीजियस पैराडाइम का क्वेश्चन है। ठीक है, जब आप ये मानते हैं कि डिवाइन फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं या कोई डिविनिटी एग्जिस्ट करती है, तो फिर आप उसके आगे ये बात डिस्कस करना चाहते हैं कि वो एक है या एक से ज्यादा है। जो एक से ज्यादा में मानते हैं वो अपनी लॉजिक्स पेश करते हैं, जो एक में मानते हैं वो उसकी अपनी लॉजिक्स पेश करते हैं। मगर बात यह है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक है या एक से ज्यादा है। एक है तो उसका एविडेंस देना पड़ेगा, एक से ज्यादा है तो उसका एविडेंस देना पड़ेगा। बल्कि एक और एक से ज्यादा दोनों का एविडेंस देना काफी मुश्किल है, क्योंकि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि हाँ जी, अगर अल्लाह एक है तो चलो जी अल्लाह का एविडेंस दो, अगर एक राम है तो दूसरा विष्णु है तो तीसरा फलां है तो ढिमकां है, तो उनके भी अलग-अलग फिर एविडेंसेस देने पड़ेंगे ना। समझ गए बात? चलो तो मेरे ख्याल है मैं अब ठीक है। आगे चलता हूँ, क्योंकि काफी लंबी राइट बात होगी। राइट खालिद जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक बाय यू। बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।